हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो FCI AG3 अकाउंट्स पोस्ट के लिए आज हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं अपने 23 क्वेश्चन पेपर का। तो पिछले 4 पार्ट्स में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये अकाउंट्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की, जो कि आपका सेबी में भी आता है, NPS में भी आता है, FSC में भी आता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो में जो क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली में वो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो NPS के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, FCI AG3 के लिए तो है ही है, और बाकी सेबी वगैरह FSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भले आपने पीछे के पार्ट्स ना किए हों, तब भी आपको आज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और आंसर देने की कोशिश करनी है कि क्या आंसर हो सकता है उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपको इसी में मिलेंगी सारी। और जो कंसर्न PDF होगी लेक्चर की, दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर एडुटैप इंस्टीट्यूट, राइट? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कौन सा ऑप्शन NPA नहीं है? अच्छा, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है? जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक लोन प्रोवाइड करती है कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को। अब जिन लोन्स में उनको लग रहा है कि पेमेंट उनको वापस नहीं मिलेगी, उसको वो क्लासीफाई कर देती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, जिन जिन लोन से उनको वापस इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं मिलने वाला है, उनको ऐसा लग रहा है, वो एनालिसिस करेंगे अपना डेटा एनालिसिस पास रिकॉर्ड से या फिर सरकमस्टांसेस के बेसिस पे। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर भी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट, फिर है हमारे पास डाउटफुल एसेट, और फिर है हमारे पास लॉस्ट एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये है कि चांसेस मिलने के हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि मिल जाएगा, बट वो स्टैंडर्ड एसेट नहीं है। मतलब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं है कि मिल ही जाएगा, ऐसा श्योरिटी नहीं मिल रही है। स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम है ये लोन, ये जो एसेट है जिससे पैसे वापस मिलने वाले हैं, स्टैंडर्ड में एकदम खरा नहीं उतर रहा है, उससे थोड़ा सा कम है। इसका मतलब है कि चांसेस हैं रुपये वापस मिलने के, बट थोड़ा बहुत चांसेस डिफॉल्ट का भी है। ठीक है, तो अ सब स्टैंडर्ड एसेट इज एन एसेट दैट इज एट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। लाइकली टू डिफॉल्ट नहीं बोला है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, स्टैंडर्ड से थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम डाउटफुल एसेट की बात करेंगे तो ये लाइकली टू डिफॉल्ट है, ये ज़्यादा चांसेस है कि ये डिफॉल्ट कर ही जाएगा। और अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो डाउटफुल एसेट को आप PL अकाउंट में शो भी कर देते हो एज अ डेबिट। डाउटफुल एसेट जो भी होता है, डाउटफुल डेट, उसको आप शो कर देते हो एज अ डेबिट अमाउंट PL अकाउंट में, बट सब स्टैंडर्ड एसेट को नहीं करते हैं अभी तक। जब सब स्टैंडर्ड एसेट डाउटफुल डेट की कैटेगरी में आ जाएगा तब वो PL में रिकॉग्नाइज होगा एज एन एक्सपेंस। ठीक है, और प्रोविजन आप ऐड कर सकते हो अगर प्रोविजन के थ्रू कर रहे हो तो। ठीक है, लॉस एसेट क्या है? अगर डिफॉल्ट कर गया एक्चुअली में, क्योंकि डाउटफुल में था कि लाइकली टू डिफॉल्ट, लेकिन अगर एक्चुअली में डिफॉल्ट कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा लॉस्ट एसेट। तो ये तीनों ही टाइप हैं किसके? NPA के। बट सिक्योर्ड एसेट NPA का टाइप नहीं है। सिक्योर्ड एसेट तो उसका नाम है ऐसे एसेट का जो जिसको बैक किया जाता है कोलेटरल से। कोई सिक्योरिटी अगर डिपॉजिट करता है, जैसे गोल्ड लोन है, तो गोल्ड लोन एक तरह का सिक्योर्ड एसेट है बैंक्स के लिए, क्योंकि गोल्ड एज अ कोलेटरल उन्हें डिपॉजिट कर रखा है। ठीक है, बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी डिपॉजिट कर देते हैं एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल, तो ये सारे सिक्योर्ड एसेट है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, क्योंकि नॉट अ टाइप ऑफ NPA पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, सारे के सारे ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। CRA कौन नहीं है? तो क्रिसिल आपका CRA है जो रेट करता है इंडिविजुअल्स को या कंपनीज जो भी डेट ले रहा है उसको। जनरली ये लोग इंस्टीट्यूट, जनरली ये इंस्टीट्यूट कंपनीज वगैरह को रेट करती हैं कि इनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे डेट अपना। तो क्रिसिल करती है रेटिंग। तो क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक तरह की CRA है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। गोल्डमैन जो सैक्स है वो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होते हैं? जो जैसे आप कंपनी है, आपका IPO निकाला आपने, तो आप गोल्डमैन सैक के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। वो आपको एडवाइजरी सर्विस देगा और आपको साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विस देगा कि मतलब आपको आपकी जो शेयर्स है उसको मार्केट में फ्लोट कराने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और अंडर राइटिंग कमीशन भी चार्ज करेगा अपना। अंडर राइटिंग कमीशन आप समझते होंगे ना, आपके शेयर्स को फ्लोट कराने में हेल्प कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा ना, तो वो चार्ज करेगा ये गोल्डमैन सैक्स आपसे। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो ये आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। बट हम और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फिर आता है इकरा। इकरा भी आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लिमिटेड। ठीक है, ये भी है आपका।
फिर आपका फिच इंडिया, फिच इंडिया भी आपका क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो उसका आंसर होगा गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग फंड शो NAV एज ऑन संडे एज वेल। ओके, NAV अगर संडे को भी दिखा रहे हैं किसी का, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू होती है ना, कोई भी यूनिट्स होती है उनकी नेट एसेट वैल्यू जो है, जैसा म्यूचुअल फंड में अपने यूनिट्स देखा होंगे, म्यूचुअल फंड में अगर आपके जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, इनमें संडे को आप NAV नहीं दिख पाओगे, क्योंकि संडे को मार्केट क्लोज होती है, तो संडे को NAV नहीं दिख पाएगी। लेकिन कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनको हम लिक्विड फंड्स बोलते हैं। लिक्विड फंड क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि लिक्विड फंड में क्या होता है, आप कभी भी आप इस यूनिट्स को बेच के तुरंत कैश ले सकते हो, बहुत ही लिक्विड होते हैं, मतलब बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट में रुपए पड़े हैं ना, वो बहुत लिक्विड है ना, इसी तरह हमारे पास लिक्विड फंड्स भी होते हैं। तो उनकी NAV हर दिन शो करना ज़रूरी है, क्योंकि संडे को भी लोग उसको रिडीम कर सकते हैं। संडे को भी आप अपने लिक्विड फंड को बेच के रुपए ले सकते हैं, तो संडे को भी दिखाई जाएगी उसकी NAV लिक्विड फंड की। इक्विटी फंड्स नहीं दिखाई जाती है संडे को, ना ही डेट फंड, ना ही हाइब्रिड। तो लिक्विड फंड आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो यही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में भी, एक बार मैं आपको फॉर्मली पढ़ के बता देता हूँ। लिक्विड फंड्स आर दी म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट लाइक व्हाट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दे आर हाईली लिक्विड, मीनिंग दैट दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। जो मैंने आपको बताया था अभी, वो हाईली लिक्विड होते हैं, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये जो लिक्विड फंड्स होते हैं ना, टिपिकली इनको पार किया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे कि इमरजेंसी लिक्विड नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, और ये रिस्क अवर्स, जिनको रिस्क ज़्यादा पसंद नहीं है, उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि वो रिस्क लेने में थोड़ा डरते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत रिटर्न चाहिए, मॉडेस्ट रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, तो ठीक है, उनके लिए लिक्विड फंड सही है। और लिक्विड फंड को NAV डिक्लेयर करना पड़ता है संडे को भी। क्यों? क्योंकि वो हाईली लिक्विड फंड है, तो वो कभी भी रिडीम कर सकता है, जो भी उसका इन्वेस्टर है जो भी, कभी भी रिडीम कर सकता है ना, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, लिक्विड फंड। ठीक है, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेट कैपिटल। डेट मतलब उधारी, कौन सा डेट कैपिटल नहीं है? अच्छा, बॉन्ड्स और डिवेंचर तो डेट कैपिटल है, आपने सुना होगा, कंपनीज डिवेंचर इशू करते हैं। अच्छा, बॉन्ड्स और डिवेंचर में जनरली डिफरेंस क्या होता है? मोटा मोटा डिफरेंस, ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं है सच, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। बट मैं आपको एक सिंपल डिफरेंस बता देता हूँ कि बॉन्ड जब हम टर्म यूज़ करते हैं ना, जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए करते हैं। जब गवर्नमेंट लोन ले रही होती है पब्लिक से बॉन्ड इशू करके, तो हम बॉन्ड कह देते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनीज ऐसा करती हैं, अगर लोन ले रही होती हैं पब्लिक से कोई सिक्योरिटी इशू करके, तो हम डिबेंचर बोल देते हैं कि डिबेंचर इशू किए प्राइवेट कंपनीज ने। गवर्नमेंट के केस में बॉन्ड यूज़ कर देते हैं, बट फीचर्स एक जैसे ही हैं। कभी कभी हम प्राइवेट के लिए भी बॉन्ड यूज़ कर देते हैं, बट जनरली ये आपको बता रहा हूँ, टिपिकली बता रहा हूँ, टिपिकली क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी में डिबेंचर बोलते हैं उन सिक्योरिटीज़ को, जिन सिक्योरिटीज़ के थ्रू हम या प्राइवेट कंपनी लोन ले रही है। गवर्नमेंट के केस में बॉन्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लोन है, टर्म लोन तो एक तरह का लोन है ही है। तो डेट कैपिटल मतलब वही होता है जो लोन है, तो बॉन्ड सही है, टर्म लोन, डिबेंचर भी है। इक्विटी शेयर आपका डेट कैपिटल नहीं है, ये तो इक्विटी है, क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो शेयर होल्डिंग है कंपनी में। ठीक है, तो डेट कैपिटल नहीं है, ये इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो पैसे मिलते हैं वो इक्विटी कैपिटल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी दी आंसर है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है और आपको वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद मुझे आंसर बताना है। ठीक है, दी डैश मॉडल डिटरमाइंस अ स्टॉक्स थ्योरेटिकल प्राइस इन दी ऑप्शंस ट्रेडिंग, ब्लैक स्कोल्स, कैपिटल एसेट प्राइसिंग। अब आपको पॉज करना है, आपको आंसर बताना है, क्योंकि मैं तो बता नहीं रहा हूँ इसका आंसर। तो यह वीडियो पॉज करके खुद ही सारे ऑप्शन पढ़िए और आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।